अस्सलाम वालेकुम। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ है। तो डेफिनेशन हमारे पास है बाइनोमियल सीरीज़ वेयर द इंडेक्स n इज़ नेगेटिव और फ्रैक्शन। तो हमारे पास जो बाइनोमियल सीरीज़ है वो इस तरह से होगी, 1 प्लस एक्स की पावर n इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, एन पावर और x हमारे पास ये सेकंड टर्म है, प्लस n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई सेकंड टर्म x, और उसके बाद n पावर जो है उसके साथ n माइनस वन, n माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और एक्स स्केयर और प्लस सो ऑन। इस तरह से ये हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला एक्सपेंड होता है। तो एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है 1 प्लस एक्स पावर 1/3। तो इसको एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स उसी तरह से और पावर की जगह पे 1/3 यानी कि n की जगह पे 1/3 है। तो सिंपल हमने क्या करना है कि इस फार्मूले में n की जगह पे 1/3 को रिप्लेस कर देना, तो हमारे पास एक्सपेंशन हो जाएगी। तो 1 प्लस n की जगह पे 1/3 और x उसी तरह से, और उसके बाद प्लस 1/3 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, x उसी तरह से, प्लस 1/3 माइनस वन और 1/3 माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्र प्लस सो ऑन। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो 1 प्लस x/3 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स प्लस 1/3 माइनस 2/3 और ये माइनस 5/3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और एक्स स्क्र प्लस सो ऑन। और ये सिंपलीफाई हो गया, फाइनल आंसर बनेगा 1 प्लस x/3 प्लस ये माइनस हो जाएगा -2/9 मल्टीप्लाई 1/2 फैक्टोरियल x प्लस 1/3 ये 2 5 10 डिवाइडेड बाई 9 और मल्टीप्लाई 1/3 फैक्टोरियल एक्स स्क्र प्लस सो ऑन। तो ये आ जाएगा 1 प्लस x/3 माइनस ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 फैक्टोरियल 2 ही के बराबर होता है, तो 2 से कैंसिल हो के x/9 आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 10/6, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 9 3 ज़ार 27 और 27 6 ज़ार हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 162 और x³ प्लस सो। ठीक है, तो इस तरह से ये हम बाइनोमियल सीरीज़ की मदद से फार्मूले को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या है? तो पहली कंडीशन ये है कि ये जो हमारे पास बाइनोमियल है इनके दरमियान में जो फर्स्ट टर्म है ये हमेशा 1 होनी चाहिए। ठीक है, 1 प्लस समथिंग जो भी होगा। और उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि ये जो इंडेक्स है ये नेगेटिव होगा या फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल कर रहा हूँ इसी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 1 माइनस 2x की पावर -3। तो इसको बाइनोमियल सीरीज़ से एक्सपेंड करते हैं। तो बाइनोमियल सीरीज़ के मुताबिक हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू ये 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस वन 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्र, और इसी तरह से सो ऑन चलता जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 मौजूद है, पावर हमारे पास जो है वो नेगेटिव या फ्रैक्शन होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो हम इसको बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म 1 उसी तरह से माइनस यहाँ पे मैं पॉजिटिव में ले रहा हूँ, ये जो माइनस टर्म है ये मैं x की जगह पे यहाँ पे x के साथ ले रहा हूँ, यानी कि इसको इस तरह से 1 प्लस -2x की पावर -3। ठीक है, तो जहाँ पे x लगा हुआ है इस फार्मूले में हम यहाँ पे पूरी x वाली टर्म की जगह पे -2x लिख देंगे। तो ये n की जगह पे -3 और x की जगह पे -2x आ जाएगा। ठीक है, प्लस इससे कंपेयर कर लें -3 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और -2x की जगह पर x की जगह पे यहाँ पे -2x आ जाएगा, प्लस थर्ड टर्म फोर्थ टर्म हमारे पास आ जाएगी -3 -1 -3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर x की जगह पे -2x³ प्लस सो ऑन। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, 1 ये माइनस और ये माइनस मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस 6x ये माइनस और ये -4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो 3 4 ज़ार 12 और यहाँ से भी माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ रहा है।
तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 12/2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4x² प्लस यहाँ से -3 -4 और -5, तो -3 और -4 माइनस पॉजिटिव 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 का क्यूब पावर के साथ हमारे पास ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आना है। ये इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो जब 12 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 12, तो यहाँ से -5, 12 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आएगा, तो यहाँ से हमारे पास -8 आएगा, और ये x³ प्लस सोन, तो ये 1 + 6x 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये प्लस 6 मल्टीप्लाई 4, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 24 लिख रहा हूँ, x² माइनस ये वाला और माइनस ये वाला दोनों मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 6 फैक्टोरियल जो होता है हमारे पास 6 होता है, तो 6 जब 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, तो ये हमारे पास पॉजिटिव 80 आ जाएगा, x³ प्लस सोन। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड कर सकते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स की ये ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, ट्रायंगल की साइड्स और एंगल के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जो होता है वो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है एंगल की। तो एंगल के बारे में हमारे पास है द अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन वन रे टू अनदर रे विद ए कॉमन एंड पॉइंट। तो अगर हमारे पास एक रे इस तरह से है और दूसरी रे हमारे पास इस तरह से है, इन दोनों के दरमियान में रोटेशन हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए मेजर करेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितनी रोटेशन है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने का नाम हमारे पास एंगल कहलाता है। तो जिस कॉमन एंड पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं वो हमारे पास इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल साइड के ऊपर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास दो रेज इस तरह से मौजूद होंगी, तो इसको हम एक रे को कॉमन एंड पॉइंट से स्टार्ट करते हुए रोटेट करवाएंगे। ठीक है, जितना हम रोटेट करवाएंगे उस चीज़ को मेजर करने का नाम एंगल कहलाता है। तो यहाँ पर इसको थीटा से डिनोट किया जाता है। फर्स्ट रे को इनिशियल लाइन साइड या इनिशियल लाइन कहते हैं, और सेकंड जो रे होती है उसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो रोटेशन है हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगी, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन को देखें तो वो नेगेटिव होगी। ठीक है, अगर इस तरह से रोटेट कर रहा है, इसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड को के दरमियान में जो रिलेशन है, तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर हमारे पास ये इस तरह से रोटेट कर रहा है तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज होगी, और ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव लेंगे जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे, और नेगेटिव उस वक्त होगी जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये एंगल मेजरमेंट है इस तरह से, ये इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो इसको हम पॉजिटिव एंगल से डिनोट करेंगे। यहाँ पर एक और एंगल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हमारे पास इस तरह से, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा के मेजर कर रहे हैं, तो इसको नेगेटिव में लिखते हैं हम। ठीक है, तो जितना भी एंगल होगा वो नेगेटिव में लिखा जाएगा। एंगल को दो तरह से मेजर किया जाता है, एक हमारे पास डिग्री है और दूसरा रेडियन है। ठीक है, तो सबसे पहले डिग्री के बारे में डिस्कस करते हैं। एंगल की मेजरमेंट हमारे पास किस तरह से है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में हमारे पास 360 एंगल्स होते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट या इनिशियल साइड है, तो जब ये रोटेट करके यहाँ पर वापस फिर इसी पॉइंट पे आ जाती है तो ये हमारे पास एक रोटेशन कहलाती है, और इस एक रोटेशन में हमारे पास 360 एंगल होते हैं। आप इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर अक्सर बुक्स में ये इस तरह से भी डिनोट किया होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक रोटेशन जो है हमारे पास 360 कंप्लीट हो गए। तो अगर हमारे पास रोटेशन इस तरह से हो,
यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस लाइन तक तो ये 90 डिग्री तक होता है, और यहाँ पर कंप्लीट जो स्ट्रेट लाइन है इसके दरमियान में अगर देखा जाए तो ये हाफ लाइन को 180 डिग्री से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट रोटेशन कहते हैं, यानी कि वन रोटेशन कहते हैं। इसको हाफ रोटेशन कहते हैं, और इसको क्वार्टर रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डिग्री, मिनट और सेकंड, तो जिसको हम शॉर्टली DMS भी कहते हैं। D फॉर डिग्री, M फॉर मिनट, S फॉर सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी नंबर के ऊपर हम इस तरह से छोटा सा एक सर्कल ड्रा करते हैं, तो ये हमारे पास एक डिग्री है। तो एक डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, और मिनट को हम एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 डिग्री जो है हमारे पास 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट्स, और यहाँ पर एक मिनट जो है वो हमारे पास 60 सेकंड्स में होता है। तो इसको इस तरह से डबल डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, 60 सेकंड्स। तो बेसिकली ये हमारे पास यूज़ होते हैं तब जब हमारे पास एंगल जो है डेसिमल में या फिर डिग्री मिनट सेकंड में लिखा हो, तो हम डेसिमल से डिग्री मिनट सेकंड में और डिग्री मिनट सेकंड से डेसिमल में जा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन है 30 डिग्री और 24 मिनट इनटू डेसिमल। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये डिग्री में है, तो जो हमारे पास मिनट्स हैं इसको हमने अगर डिग्री में कन्वर्ट कर दिया तो ये दोनों मिलकर सेकंड डेसिमल पार्ट बना देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास इस तरह से होते हैं 30 डिग्री प्लस 24 मिनट। 30 डिग्री तो ऑलरेडी डिग्री में है तो उसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, ये इसी तरह से लिखा जाएगा। तो 24 मिनट्स को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 24 मिनट्स को डिग्री में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करते मिनट्स टू डिग्री डिवाइड 60। ठीक है, डिग्री टू मिनट मल्टीप्लाई 60। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास सेकंड के और मिनट का रिलेशन भी है। हम सेकंड से मिनट्स में जाएंगे तो डिवाइड 60 करेंगे। ठीक है, और मिनट से डिग्री में जाने के लिए फिर से डिवाइड 60 करेंगे। मतलब ये कि सेकंड को डिग्री बनाने के लिए 2 बार 60 से डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 24 डिवाइडेड बाई 60, तो ये अब डिग्री में चला जाएगा डिवाइड होने के बाद। तो 24 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो जवाब पॉइंट में आएगा, 30 डिग्री प्लस 0.4 इज इक्वल टू 30.4। तो ये सारा अब डिग्री में हो गया कन्वर्ट। तो इस तरह से हम कन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए कन्वर्ट करेंगे। तो इसी तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाए 25.36 डिग्री, इसको हमने डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये इस तरह से आएगा 25 प्लस 0.36 डिग्री। तो डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 डिग्री प्लस 0.36 मल्टीप्लाई 60। असल में ये हम जो डेसिमल वाला पार्ट होता है सिर्फ इतने वाले पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई करके इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मिनट में कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आता है उसमें भी डेसिमल पार्ट आया, तो उसका जो डेसिमल वाला पार्ट होगा उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 25 प्लस ये मल्टीप्लाई होकर 21.6 देगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास 25 डिग्री है, 21 मिनट्स हैं प्लस 0.6 मिनट। अब ये जो 0.6 मिनट है इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद टर्म आएंगी उसको हमने उससे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले डिग्री आता है, उसके बाद मिनट्स आते हैं, उसके बाद सेकंड्स आते हैं। तो यहाँ पर डिग्री आ गया, मिनट आ गया, और लास्ट पे ये मिनट से हमने सेकंड में जाना है। तो यहाँ पे 25 डिग्री प्लस 21
मिनट और प्लस 0.6 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो एक बार फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 0.6 को जब 60 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आंसर जो आएगा वो 36 आएगा। तो 36 सेकंड्स इस तरह से लिख देते हैं। तो इसको शॉर्टली हम इस तरह से 0, 21 और 36 इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमने ये देखा कि डेसिमल से हम डीएमएस सिस्टम में किस तरह से आए। तो यहाँ पर ऊपर जो क्वेश्चन है इसमें हमने देखा कि डीएमएस सिस्टम से हमने डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट किया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अटैच कर दिए जाएंगे, वो आपने सिंप्लीफाई करने हैं। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट जो है एंगल मेजरमेंट का दूसरा जो नाम है रेडियन, उसके बारे में डिस्कस करने वाला। तो रेडियन की डेफिनेशन लिखते हैं पहले। तो रेडियन की डेफिनेशन है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन में यहाँ पे सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि हमारे पास एक इनिशियल साइड के बारे में पढ़ा है, एक टर्मिनल साइड के बारे में पढ़ा है। मतलब ये कि दो रेज मिलके एक एंगल बनाती हैं। तो इस तरह से मेरे पास एक अगर इनिशियल साइड इस तरह से है और जो हमारे पास टर्मिनल साइड है वो कुछ एंगल बना रही है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारा कुछ जो हो रहा है ये एक सर्कल के अंदर हो रहा है। मतलब ये है कि ये इसके इर्द गिर्द एक सर्कल मौजूद है। तो अब ये जो सर्कल है ये अभी सेंटर में नहीं है, तो डायग्राम सही नहीं बनी। तो ये जो पॉइंट है ये सेंटर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन एक सर्कल में आती है और ये जो एंगल की वजह से जितनी आर्क कवर हुई है सर्कल की उसकी लेंथ और यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्कल का जो रेडियस है ये अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये हमारे पास 1 रेडियन कहलाएगा। तो इस एंगल को हम 1 रेडियन कहेंगे जब ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ सर्कल के, ये लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाएगी तो हमारे पास एक रेडियन एंगल आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक बार फिर से ड्रा करता हूँ। ये एक सर्कल है और यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास एक एंगल बन गया। अब इस एंगल की वजह से इस सर्कल पे जितनी आर्क कवर हुई है, ठीक है, अब सर्कल पे इतनी आर्क कवर हुई है। अब ये जो इतनी आर्क कवर हुई है ये अगर रेडियस के बराबर हो जाए, ठीक है, ये भी आर हो जाए लेंथ, ये भी आर हो जाए लेंथ, ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर सर्कल बड़ा है तो उसका रेडियस बड़ा होगा और उसके जो आर्क बनने वाली है वो भी बड़ी होगी। अगर सर्कल छोटा है तो उसके रेडियस छोटा होगा और आर्क जो होगी वो भी छोटी होगी। तो इस वजह से तो ये लेंथ अगर बराबर हो तो हमारे पास ये एक रेडियन आता है। तो इसमें सर्कल बड़े छोटे होने की कोई रीज़न नहीं है क्योंकि सब में उसकी रेडियस के हिसाब से उसकी आर्क जो है वो एक जैसी आएगी। तो इसी तरह से हमारे पास जो 2 पाई है रेडियन, ये हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन कहलाती है। तो इसी तरह से हमने डिग्री वाले सिस्टम में पढ़ा था ये 360 जो होता है ये एक कंप्लीट रोटेशन होता है। तो इस वजह से हम डिग्री और रेडियन वाले सिस्टम को आपस में मिलाते हैं इस तरह से कि एक रोटेशन 360 डिग्री में और एक रोटेशन 2 पाई रेडियन सिस्टम में, ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद रिलेशन आ जाएगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से ये जो रिलेशन है ये हम यूज़ करते हैं डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री जाने के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन डिग्री में मौजूद है और हमने रेडियन बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको पाई बाई 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई रिलेशन रेडियन में मौजूद है और हमने डिग्री में बनाना है तो उसको हम क्या करेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिग्री टू रेडियन और यहाँ पर रेडियन टू डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी एंगल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक। और रेडियन जो है ये नेचुरल यूनिट है एंगल को मेजर करने का, इसको हम सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास एंगल जो है वो रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन है 3 पाई बाई 2 डिग्री।
ठीक है। अब ये रेडियन में क्वेश्चन है, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने डिग्री टू रेडियन के लिए हम ये करेंगे मल्टीप्लाई, और रेडियन टू डिग्री के लिए हम ये मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये अब हमने रेडियन से डिग्री में जाना है, तो यहाँ पर हम पाई बाई 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इम्प्लाइज डेट 3π/2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाई पाई। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये पाई इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 90 180 आएगा, तो 9 3 बार 27 370 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ये सर्कल लगा दें या डिग्री लिख दें, एक ही बात है। तो यहाँ पर अब हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर दिया इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद। इसी तरह अगर मेरे पास रिलेशन है 90 डिग्री, तो इसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट करना है टू रेडियन। तो यहाँ पर रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 90 को हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, तो 9 एक बार 9, सॉरी 90 एक बार 90 और 90 दो बार 180, तो ये π/2 आ जाएगा। तो इस तरह से 90 डिग्री को हम π/2 रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 डिग्री 18 सेकंड और 36 मिनट। तो यहाँ पर इसको पहले हम डिग्री में फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये जो मिनट सेकंड्स है इसको डिग्री में और मिनट्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इस तरह से आएगा 14 डिग्री मल्टीप्लाई जमा 18 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 60। एक 60 जो है वो मिनट बनाएगा, दूसरा 60 इसको डिग्री बना देगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके बाद हम इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये फाइनल आंसर आ जाएगा, या खुद से सिंप्लीफाई करेंगे, अगर प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो डेफिनेशन हमारे पास है पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई, रेडियस का जमा रेडियाई होता है। ठीक है जी, 2 रेडियाई एंड 1 आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, अब ये सर्कल हमारे पास है, तो इसमें हमारे पास एक रेडियस ये है, दूसरा रेडियस ये है, ये दोनों रेडियस मिलकर रेडियाई बनाएंगे, और एक आर्क हमारे पास ये है। इन तीनों चीज़ों से के मिलने से हमारे पास एक सेक्टर आता है। तो ये जो है ये हमारे पास एक सेक्टर कहलाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है हमारे पास, शो डैट एरिया ऑफ सेक्टर इज 1/2 r square theta, where r is radius and theta is angle। तो ये हमने प्रूव करना है कि 1/2 r स्क्वायर जो है सेक्टर का एरिया कहलाएगा। तो यहाँ पे प्रूव करते हैं, स्टार्ट। लेट r be the radius and theta is angle of the सर्कल्स सेक्टर। ठीक है जी, तो हमारे पास जो है एलिमेंट्री ज्योमेट्री के मुताबिक हमारे पास एक रेशो है, जिसके मुताबिक एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एंगल ऑफ द सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास इक्वल होता है। तो ये रेशो एरिया ऑफ सेक्टर रेशो एरिया ऑफ सर्कल, इसकी जो रेशो है सेक्टर और सर्कल की रेशो के बराबर आती है, सेक्टर और सर्कल के एंगल की रेशो के बराबर आती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो एरिया ऑफ द सेक्टर हमने मालूम करना है,
एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमने मालूम करना है, ये इसी तरह रहेगा। एरिया ऑफ द सर्कल हमें पता है जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। एंगल ऑफ द सेक्टर जो है वो हमने यहाँ पे डिनोट किया थीटा से, तो ये थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर एंगल ऑफ द सर्कल जो होता है पूरे सर्कल का एंगल 2 पाई से डिनोट किया जाता है। तो ये हमारे पास रीअरेंज करने से एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा थीटा बाई 2 पाई, और ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 आर स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूफ कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हमारे पास एक रिलेशन है जिसको यूज़ करते हुए हम लेंथ, रेडियस और एंगल के दरमियान में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। L इज इक्वल टू आर थीटा, L फॉर लेंथ ऑफ सेक्टर, R फॉर रेडियस और थीटा फॉर एंगल। ठीक है, इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम लेंथ या रेडियस या थीटा, इन दोनों में से अगर कोई भी दो चीज़ें दी गई, तीसरी चीज़ मिस है तो हम फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एंगल होगा वो रेडियन में यूज़ होगा। अगर रेडियन में क्वेश्चन में जो एंगल दिया गया वो डिग्री में है तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करके यूज़ करेंगे। तो एक एग्जांपल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे नेक्स्ट। फाइंड लेंथ इफ़ आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन। तो L इज इक्वल टू आर थीटा हमारे पास रिलेशन है जो अभी हमने ये पढ़ा है, इसका प्रूव मैं अभी फ़िलहाल नहीं करवा रहा। तो आपने ये सिर्फ फार्मूला याद करके उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो R हमारे पास 25 है, थीटा की वैल्यू 2 है, या रेडियन में है तो इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं हम, 50 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास R फाइंड करने के लिए हो, L हमारे पास 5 मीटर हो और थीटा जो है वो हमारे पास 45 डिग्री हो, तो इसको सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल जो है हमारे पास डिग्री में है, तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 45 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 एक बार 45, 45 चार बार 180 होता है, पाई बाई 4 आ जाएगा। तो आर को हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं या रीअरेंज कर लें तो इस तरह से आ जाएगा L बाई थीटा। तो L की वैल्यू हमारे पास 5 मीटर है और थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास पाई बाई 4 है, तो ये पाई बाई 4 लगाने से 5 तकसीम पाई बाई 4, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 बाई पाई, तो ये आ जाएगा 20 बाई पाई। पाई की जो है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 3.14 होती है, तो 20 बाई 3.14 लगा के उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.67 मीटर। तो इसके बाद हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जैसा कि नाम से वाज़ह है कि ट्रायंगल पे होंगी, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक राइट ट्रायंगल होती है, तो राइट ट्रायंगल को यूज़ करते हुए हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड करते हैं। अगर ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल, इसके जो कॉर्नर है या वर्टेक्स हैं ए बी सी हों, तो ए के जो अपोजिट साइड होगी उसको स्मॉल ए कहते हैं, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी, और सी के जो अपोजिट साइड है उसको स्मॉल सी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो साइड है हमारे पास, ये वाली, इस साइड को हम बेस कहते हैं। ठीक है, ये जो साइड है इस साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं साइड, और यहाँ पर इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो अगर जो हमारे पास जो एंगल मेजर करना है वो यहाँ पर हो, थीटा से डिनोट किया जा रहा, तो उसके बाद हमारे पास साइन जो है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस और हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसको सिंपली हम एच वाई पे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर कोस थीटा हो तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस
ओवर हाइपोटेन्यूज इस तरह से। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास अगर एंगल tan थीटा हो तो इसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है जी। तो अगर परपेंडिकुलर को हम ए से डिनोट करते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा a ओवर b, और ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू c है और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू b है, तो ये c ओवर b आ जाएगा। और यहाँ पर लास्ट पे परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर को a का नाम दिया हुआ ये, ठीक है, और बेस को c का नाम दिया तो a ओवर c आ जाएगा। तो सिंपली हम लिख देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू a ओवर b, कोस थीटा जो है वो हमारे पास c ओवर b, और tan थीटा जो है ये हमारे पास आ जाता है a ओवर c। ये नाम जो है वो चेंज होते रहते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम वर्टिसेस किस तरह से ले रहे हैं। अगर ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, इसमें हमारे पास पॉइंट जो है ए बी सी इस तरह से लिए जा रहे हैं, तो ए के सामने वाली साइड जो बी होगी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, और सॉरी ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, और बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, इस तरह से होगी। तो अब ये जो परपेंडिकुलर हमारे पास अल्टीट्यूड ये है, बेस ये है, और हाइपोटेन्यूज ये है, एंगल हम ये मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर दोनों कह सकते हैं। तो बेस हमारे पास ये आ जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी मदद से हम देखते हुए अगर इन रेशोज से कंपेयर करें तो ये ट्राइंगल के लिए ये रेशोज फिर सही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है कि जो भी आप रेशो ड्राइव कर रहे हैं वो ट्राइंगल के नाम के मुताबिक होते हैं। बेसिकली जो कंडीशन है वो ये होती हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन के लिए यूज़ होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोस के लिए यूज़ होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो tan के लिए यूज़ होता है। तो ये जो नेमिंग है ये नेमिंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये रेशो सेम ही रहेंगे। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, ये सेम रहेंगी साइन के लिए, कोस के लिए, tan के लिए। ये ए बी सी ये जस्ट नोटेशंस हैं, नोटेशंस इस ट्राइंगल के लिए और इस ट्राइंगल के लिए और, तो इस तरह ये चेंज होती रहती हैं। तो अब हमने जो ड्राइव की हुई है उसको यूज़ करते हुए आगे फार्मूले ड्राइव करने हैं। तो इसके बाद राइट ट्रायंगल का एक मशहूर फार्मूला जिसको मसला फिसागोरस भी कहते हैं, उसके मुताबिक ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट आगे सारा काम करूँगा, तो इसके मुताबिक हम सारा काम करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बी को कहा गया है, परपेंडिकुलर ए को कहा गया और बेस जो है सी को कहा गया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो मसला फिसागोरस, इसको पैथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है जी, तो इसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पर फार्मूला ड्राइव करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसको ड्राइव करने वाले हैं। तो इसके मुताबिक ये है कि मसला फिसागोरस को यूज़ करते हुए पूरी इक्वेशन को हाइपोटेन्यूज वाली जो वैल्यू है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज वाली वैल्यू b है, तो पूरी इक्वेशन को b स्क्वायर से डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाय b स्क्वायर। तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा, c बाई b का होल स्क्वायर प्लस a बाई b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर a बाई बी की जो वैल्यू है ये हमने किसको कहा हुआ है, यहाँ पर a बाई बी को ऊपर देखें तो ये साइन को कहा हुआ है, तो a बाई बी की जगह पर ये वाली वैल्यू साइन की आ जाएगी। उसके बाद c बाई बी को हमने क्या कहा हुआ है, ये हमने कोज को कहा हुआ है, c बाई बी कोज को कहा, तो इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाती है। ठीक है जी, इसी तरह से फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम बाकी दो और आइडेंटिटीज़ बनाते हैं। तो उसके लिए पहले जो है इसकी रेशोज़ को पढ़ना पड़ेगा कि साइन थीटा जो है वो हमारे पास 1 ओवर कोसिकेंड के बराबर आता है, और कोस थीटा जो है वो 1 ओवर सीकेंड थीटा के बराबर आता है, और टैन थीटा जो है हमारे पास 1 ओवर कोट थीटा के बराबर आता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, और सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोस थीटा
और कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, तो ये दोनों आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के इन्वर्स है। साइन को सीकेंड का इन्वर्स है, को सीकेंड जो है वो साइन का इन्वर्स है, कोस सीकेंड का इन्वर्स है और सीकेंड जो है वो कोस का इन्वर्स है। इसी तरह से टैन कोट का इन्वर्स है, कोट जो है वो टैन का इन्वर्स है। तो इन दोनों रेशोज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपके लिए एक होमवर्क है, इसको आपने डिवाइड करना है पहले साइन से और फिर कोस से। तो पहले साइन से डिवाइड करेंगे, डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरी इक्वेशन को जब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें और इसके बाद आपने फिर डिवाइड कोस स्क्वायर थीटा से करना है। ठीक है, इन दोनों से जब डिवाइड करेंगे तो एक फार्मूला इधर से ड्राइव होगा और एक फार्मूला इधर से ड्राइव होगा और ये रेशोज यूज़ होनी है। ठीक है जी, तो आपने ये सिंप्लीफाई करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।